नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्री बीएड और डीएलएड के लिए एक अपडेट निकल के आई है। ठीक है, उसके काउंसलिंग से संबंधित यहाँ पे न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि प्री बीएड और डीएलएड का जो संभावित तिथि है काउंसलिंग का, वो बताया गया है 15 अगस्त से पहले, यानी 15 अगस्त के आसपास है। हो सकता है 15 अगस्त से कुछ दिन बाद भी हो सकता है, कुछ दिन 4-5 दिन या एक आध सप्ताह का डिले यहाँ पे लेट हो सकता है, लेकिन एंट्रेंस तो लेना ही है। लगभग इसी डेट के आसपास ही होगी, यहाँ पे संभावित तिथि बताया गया है। ठीक है, साथ में इसके अकॉर्डिंग अगले हफ्ते आपका रिजल्ट जारी होने की संभावना है। इसका रिवाइज्ड मॉडल आंसर भी बचा हुआ है, वो भी जारी होने की संभावना है बहुत ही जल्द। ठीक है, तो इस आज के वीडियो में हम लोग काउंसलिंग से रिलेटेड हर वो चीज़ जानकारी देखेंगे। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है काउंसलिंग से पहले यहाँ पे भी पात्रता होती है बीएड में एंट्रेंस लेने से पहले कि आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए हुए हैं। साथ में काउंसलिंग आप जब करेंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी रखने हैं, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है यदि आप घर से ही अप्लाई कर रहे हैं। काउंसलिंग कितनी चार्जेस लगती है, कितने चरण होती है, कितने लिस्ट, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जानकारी हैं जिसके वजह से आप काउंसलिंग में नाम आने के बाद भी हो सकता है कई लोग वंचित हो जाएं। ठीक है, तो आज के वीडियो में पूरी जानकारी देखेंगे। और यदि आप कॉलेज का लिस्ट नहीं देखे हैं, कितने कॉलेज हैं, कितने गवर्नमेंट सीटें हैं, कितनी प्राइवेट सीटें हैं, कितनी वहाँ की फीस है, तो मैंने जब मॉडल आंसर आया था तो उस समय एक वीडियो बनाया था, तो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा न्यूज़ के माध्यम से और भी कुछ अपडेट निकल के आई है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है 2 लाख दावेदार हैं इस बार। ठीक है, 14,400 सीटों के लिए 2 लाख दावेदार हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि पिछले बार की तुलना में 5 गुना अधिक दावेदार हैं, जो कि शिक्षक भर्ती के कारण है। ठीक है, जो 14,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है, यहाँ पे जो बताया गया है ये सीटें जो है बीएड डीएलएड का मिला के बीएड डीएलएड की सीट नहीं है। ये 14,400 जो भर्ती है, शिक्षक भर्ती बोला गया है कि इतनी भर्ती हम और लाएंगे, उसके कारण है, उसको बताया गया है। ठीक है, इसको सीटें मत समझ लीजिएगा अपनी। ठीक है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने वाला है। पिछले बार जो है डीएलएड की कुछ सीटें खाली भी रह गई थी रिक्त प्राइवेट में, इस बार वो भी फुल रहेगी। ठीक है, यहाँ पे बताया गया 2023-24 में 2,21,000 लोगों ने जो है फॉर्म भरा था बीएड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है पिछले बार में जितने में हो गया था उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क आपको लाने की इस बार ज़रूरत पड़ेगी। वो तो फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा, तब फाइनल कटअप बताते बनेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए। ये जो आप डेट देख रहे हैं, आप डेट पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है, पिछले साल का है, 2022 का काउंसलिंग प्रोसेस है। मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, आप डेट पे ध्यान नहीं देंगे। पिछले बार जो है जुलाई में ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यहाँ पे मैं ये दिखाने के लिए आपको यहाँ पे लगाया हूँ कि यहाँ पे 3 चरणों में होती है। ठीक है, हर एक के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसके लिए डेट पहले से निर्धारण कर दिया जाता है SCERT के वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पे 3 काउंसलिंग होती है दोस्तों, और यहाँ पे हर एक काउंसलिंग में 2-2 सूचियाँ जारी की जाती है। ठीक है, उसमें भी दावा आपत्ति करने के लिए आपको समय दिया जाता है। ठीक है, 2 सूची जारी होती है। एक सूची में आपका नाम नहीं आता है तो दूसरे की आपको प्रतीक्षा करना है, उसमें भी नहीं आता है तो आपको दूसरे काउंसलिंग के अप्लाई करना है। और तीनों काउंसलिंग जो है अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक काउंसलिंग में अप्लाई कर दिए तो बाकी 6 लिस्ट में आप वेट करेंगे, ऐसा नहीं है। 2 लिस्ट आता है, 2 लिस्ट तक वेट करना है, उसके बाद दूसरा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा काउंसलिंग में फिर से आपको 350 रुपये दे के शुल्क दे के पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को फिर से आपको करनी है। ठीक है, और लास्ट में यदि रिक्त सीट बच जाती है, काउंसलिंग में रिक्त सीट बढ़ जाती है, उनकी भी जानकारी आपको दी जाएगी कि इस कॉलेज में इतने रिक्त सीटें अभी अवेलेबल है। ये वेबसाइट पर बाकायदा आपको अपडेट रहना है यदि आप बीएड डीएलएड करना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद द्वितीय चरण में होगा काउंसलिंग। ठीक है, द्वितीय चरण में भी सेम प्रोसेस होता है। उसके बाद भी रिक्त सीटें बच गई तो तृतीय चरण होगी, जिसमें भी 2 सूची जारी किया जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों पात्रता। ठीक है, बीएड पाठ्यक्रम या डीएलएड में पाठ्यक्रम के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। चाहे वो ले दे के पास हुए हों ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, और यदि ज़्यादा नंबर्स ले आते हैं उसके बावजूद भी यहाँ पे चूक जाएंगे, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम प्री बीएड में यहाँ पे भी पात्रता होती है। तो यदि आप कोई से भी त्रिवर्षीय स्नातकोत्तर किए हुए हैं तो आपको न्यूनतम 50% उसमें होना चाहिए। ठीक है, आप जिस फील्ड से भी ग्रेजुएशन किए हैं उसमें आपका
50% होना चाहिए। यदि आप इंजीनियरिंग वाले हैं या इसके समकक्ष और दूसरा कोर्स किए हैं BA BCom BSc को छोड़कर, तो आपका न्यूनतम जो है 55% होना ही चाहिए, ठीक है। और साथ में आपको 5% की छूट दी जाएगी यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं, तो चाहे आप इंजीनियरिंग किए हैं या इसके समकक्ष और कुछ दूसरा भी कोर्स किए हुए हैं, तब के केस में आपको 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि न्यूनतम आपका 50% होना ही चाहिए स्नातकोत्तर में, सॉरी स्नातक में। अदरवाइज इससे कम है, ठीक है, तो हो सकता है वहाँ से आपको वंचित कर दिया जाए, छटनी कर दिया जाए। आपका नाम तो आ जाएगा लेकिन वहाँ से काउंसलिंग से आपको छटनी कर दिया जाएगा जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल चेक किए जाते हैं। काउंसलिंग यही होता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। जब आपका नाम आ जाता है तो जिस कॉलेज में आपका नाम आया हुआ है वहाँ पे आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें चेक होती है। यदि बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी का स्नातक में प्राप्तांक 50% से कम हो जाता है, आपका मान लीजिए 40% या 45% है, तब के केस में यदि आप PG किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, स्नातकोत्तर किए हुए हैं, तब उसका प्राप्तांक जो है न्यूनतम 50% के आधार पर की जाएगी, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्क्स शीट देखा जाएगा। यदि आपका ग्रेजुएशन नॉर्मल जो ग्रेजुएशन है स्नातक में नहीं आ पाता है 50% और आपके पास PG किए हुए हैं आप, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका स्नातकोत्तर का रिजल्ट चेक किया जाएगा, वहाँ पे आपका 50% होना चाहिए, ठीक है, तब के केस में आपको एडमिशन मिलेगी। और यदि आपके पास PG नहीं है और नॉर्मल जो स्नातक है वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो शायद आपको वंचित किया जा सकता है। ये तो थी दोस्तों पात्रता। अब देखते हैं ऑनलाइन पंजीयन प्रवेश के लिए दस्तावेज जिनकी आवश्यकता आपको होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप प्री BEd दिलाए हुए हैं उसका इंटरनेट कॉपी, रिजल्ट्स का जो रिजल्ट जारी होने वाला है उसका रोल नंबर और उसका प्राप्तांक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यानी कि रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी प्री BEd की। BEd पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होने हैं तो स्नातक उपाधि प्राप्त है तो तीनों वर्ष की अंक सूची, यदि स्नातकोत्तर उपाधि के प्राप्तांक से पात्रता आपकी बन रही है तो स्नातकोत्तर के दोनों वर्षों की अंक की प्रविष्टि आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और जन्म तिथि हेतु आपका 10वीं 12वीं का अंक सूची, आरक्षित वर्ग व संवर्ग हेतु निर्धारित प्रयुक्त में सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ प्रमाण पत्र, यानी कि जैसे कि स्थायी वगैरह निवास हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। स्थायी जाति निवास यदि ST SC कैटेगरी से आते हैं, OBC से तो ठीक है, और जो लोग जनरल से हैं उसके पास वास्तविक निवास आपके पास होनी चाहिए। अब तीसरा ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया को समझते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग की डेट जैसी ही है कि आप घर पर भी अप्लाई कर सकते हैं SCERT की साइट पर जाकर, या तो फिर साइबर कैफ़े में भी जा सकते हैं, लेकिन यदि आप घर पर अप्लाई कर रहे हैं तो विशेष आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। उससे पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स है रेडी रख लीजिएगा, इसीलिए मैं ये वीडियो पहले से बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में वही जो पहले देखे हैं वो दिया गया है। साथ में आप जो भी कॉलेज वगैरह सीट हैं जी, कितने सीट हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं, अपनी जो प्राथमिकता देना चाहते हैं उसका अच्छे से आप अवलोकन कर लेंगे। ये भी आपको वेबसाइट में नया फिर से अपलोड किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको निम्न चरण करने होंगे। स्टेप 1 है, सबसे पहले उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट है, ये SCERT की वेबसाइट है, यहीं पे आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। उसके लिए पोर्टल जारी किया जाएगा, जब रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा यहाँ पे पूरा वर्णन दिखाया गया है, ठीक है। दाहिने भाग पर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन रहेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। आपका वेरीफाई के लिए आपका मोबाइल नंबर भी आपके पास मोबाइल वहाँ पे होनी चाहिए, जिसमें OTP आएगा। OTP आएगा, उसको भर कर जो है वेरीफाइड टैब पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद प्री BEd परीक्षा 2022 का रोल नंबर आपको अंकित करना है, जन्म तिथि अंकित करना है। उसके नीचे आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है, और जो पासवर्ड है न्यूनतम 6 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें न्यूनतम 1 अंक शामिल होना चाहिए। मिला के आपको एक पासवर्ड बनाना है जिसमें न्यूनतम 1 अंक होना चाहिए, बाकी अल्फ़ाबेट्स वगैरह कोई साइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगले स्क्रीन पर आपको लॉगिन ID दिखाई देना है, जिसमें आपको लॉगिन पर टैप करना है। इसके पश्चात जो स्क्रीन खुलेगा उसमें आपको लॉगिन ID, आपके द्वारा सेट किया हुआ पासवर्ड और कैप्चर कोड भरकर इंटर करना होगा। फिर आगे बढ़ जाना है, एक डैशबोर्ड जो है प्रदर्शित होगा, ठीक है। स्टेप 2 में है, इसके पश्चात आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक अर्हता की जानकारी भरनी होगी। शैक्षणिक अर्हता में स्नातक की जानकारी प्रविष्ट करना है, परंतु यदि अभ्यर्थी ने 2 वर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त की है या जिनकी पात्रता स्नातकोत्तर परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर पात्रता बनती है तो उन्हें स्नातकोत्तर परीक्षा की जानकारी प्रविष्ट करना होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जिनका 50% से कम है स्नातक में
और आपने स्नातकोत्तर भी किया हुआ है द्विवर्षीय कुछ भी, चाहे पीजीडीसीए हो, तो आप उसके बेसिस पे भरेंगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप अपना स्नातकोत्तर का रिजल्ट ही लेकर जाएंगे दोनों वर्षों का। साथ में जितने भी आप भर रहे हैं वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसको ध्यान से भरेंगे, क्योंकि वही दस्तावेज आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे। यदि काउंसलिंग में लिस्ट में आपका नाम आया तो यदि दोनों में मैच नहीं होती है, आपने जानकारी कुछ और दी है, दस्तावेज में कुछ और है आपका, तो आप वहीं से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। आपका नाम आने के बाद भी आपको निरस्त कर दिया जाएगा वहाँ से। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं या दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो आपके पास प्रमाण पत्र होगा उसका, तो उसका सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करना होगा, उसका ऑप्शन रहेगा। जिनके पास ये नहीं है उनको करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में ध्यान ये भी रखना है दोस्तों, सबमिट व पेमेंट करने के बाद एडिट की सुविधा नहीं रहेगी, ठीक है। तो गलत जानकारी नहीं भरना है, वरना एडिटिंग आपकी नहीं होगी, वहाँ पे एडिट नहीं कर पाएंगे। सबमिट करने के बाद फिर से आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ जाएगा। स्टेप 3 में है काउंसलिंग सीट्स आवंटन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी वर्ग के लिए काउंसलिंग शुल्क 350 रहेगी, चाहे जनरल हो, SC ST OBC जो भी कैटेगरी के हैं। ये तीनों काउंसलिंग के लिए नहीं होगा, अलग अलग शुल्क लिया जाएगा तीनों काउंसलिंग में। यदि पहला काउंसलिंग में नहीं आता है, आप दूसरा काउंसलिंग फिर अप्लाई करना चाहते हैं, फिर आपको उसी तरीके से फॉर्म भरना है, ठीक है। और आपको हर एक काउंसलिंग में 350 रुपये लगेगा। साथ में ध्यान ये भी रखना है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है बीएड के लिए, वहाँ पे शासकीय व अनुदान प्राप्त महाविद्यालय के विकल्प छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी ही दे सकेंगे। जब आप कॉलेज अपना सेलेक्ट करेंगे, प्राथमिकता देंगे, वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, प्री बीएड का दिलाए हुए हैं, वही केवल पात्र होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए। बाकी प्राइवेट में बाकी अदर्स स्टेट्स वाले भी डाल सकते हैं। निजी संस्था में यह बाध्यता नहीं है। चुनी हुई संस्थाओं के नाम ऊपर प्रदर्शित हो जाएंगे। आप कितने ही संस्थाओं का विकल्प भर सकते हैं, परंतु आवंटन केवल आपके मेरिट क्रम के आधार पर महाविद्यालयों में सीटों की उपलब्धता एवं आपके द्वारा दिए गए प्राथमिकता क्रम के आधार पर केवल एक ही संस्था के लिए होगा। तो यहाँ पे आप 6 से 7 कॉलेज चुन सकते हैं, विकल्प में 7 से 8 कॉलेज दे सकते हैं। यदि आप पहले गवर्नमेंट कॉलेज में देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा मार्क्स वाले लोग ज़्यादा अप्लाई किए हुए हैं, तो उनका प्रथम लिस्ट में नाम आएगा। उसके बाद कुछ उससे कम मार्क्स वाले का दूसरे लिस्ट में आएगा, कुछ रिक्त रह जाएंगी, उसके लिए फिर से दोबारा काउंसलिंग होगा, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा 3 चरणों तक। यदि आपको गवर्नमेंट में नहीं आ पाया और आपने प्राइवेट कॉलेज को भी वहीं पे अप्लाई किया है, कुछ रेफरेंस प्राइवेट कॉलेज का दिया है, तो प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग आपका नेम वहाँ पे लिखेगा, ठीक है। जो मार्क्स हैं बच गए हैं, क्योंकि सभी लोग तो पहले गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, बाकी आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उस कॉलेज में देखा जाएगा कि आपका कितने मार्क्स हैं और कितने मार्क्स वाले लोगों ने उस प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग आपका सूची जारी होता है। उसके बाद आपको एक और ध्यान देना है दोस्तों, ये हम लोग फॉर्म डालते हैं वैसा नहीं है। कई लोग रजिस्ट्रेशन ID को बस याद रख लिए रहते हैं, एडमिट कार्ड वगैरह निकालने के लिए उसका प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, ना उसको डाउनलोड करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, प्रिंट एप्लीकेशन एंड ऑप्शन फॉर्म क्लिक करें, इससे आपका फॉर्म प्रदर्शित होगा, जिसमें आपका फ़ोटो और आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारियां एवं विकल्प भी रहेंगे। इसका प्रिंट लेना अनिवार्य रहेगा। यदि प्रिंट लेने के पश्चात आपको पुनः यह लगता है कि विकल्प के क्रम में कोई बदलाव किया जाना है, तो यह बदलाव तब तक किया जा सकता है जब तक विकल्पों को लॉक नहीं कर दिया जाता। यदि आप अपने विकल्प में बदलाव करेंगे तो आपको पुराना विकल्प वाला फॉर्म स्वयं निरस्त हो जाएगा। तो लास्ट में आपको एक लॉक करने का पूरा फॉर्म जब सबमिट कर लेते हैं, उसके बावजूद उसको लॉक करने का एक सिस्टम वहाँ पे रहता है। जब तक आप लॉक नहीं किए हैं तब तक आप चेंज कर सकते हैं। एक बार लॉक किया तो चेंज नहीं कर सकते हैं। लॉक करने से पहले आपको अच्छे से चेक कर लेना है। एक बार यदि आप लॉक करते हैं तो कोई भी त्रुटि सुधार उसमें संभव नहीं है। आपको फिर से जमा करना पड़ेगा शुल्क, और फिर से आपको पंजीयन पूरा प्रोसेस फिर से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। दस्तावेज परीक्षण करना, अब जैसे आपकी सूची आ गई, मान लीजिए आपका आवंटित हो गया है, आपको कॉलेज मिल गई है, तब के केस में देखते हैं दस्तावेजों का परीक्षण कहाँ पे किया जाएगा। जिस भी संस्था में आपका मिले रहेगा, सीट आवंटन होगा, वहाँ पे आपको जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जब भी आवंटित होगा तो आपके पास एक डेट निकल के आएगा। जब लिस्ट जारी होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि इस डेट से इस डेट तक आपको उस महाविद्यालय में जहाँ पे भी आपका नाम आया है
वहाँ पे आपको जाना रहेगा, दस्तावेज परीक्षण कराना पड़ेगा। ठीक है, निश्चित तिथि को अभ्यर्थी के द्वारा दिए गए संस्था महाविद्यालय के विकल्प एवं संस्थाओं महाविद्यालय में उपलब्ध सीट्स एवं अभ्यर्थी के प्री बीएड परीक्षा 2022 के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गई हैं। संयुक्त मेरिट रैंक के अनुसार महाविद्यालय में सीट आवंटन किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके कारण वंचित हो जाते हैं, कई लोगों को समझ में ही नहीं आता है। यदि प्रथम चरण में अभ्यर्थी को कोई महाविद्यालय में सीट आवंटित हो गई, यानी आपका कोई नाम आ गया काउंसलिंग में, ठीक है, किसी भी कॉलेज में, तो उन्हें उस महाविद्यालय में प्रवेश लेना आवश्यक होगा। यदि आप प्रवेश नहीं लेते हैं तो उस अभ्यर्थी का नाम अगली सूची में नहीं आएगा। इसी प्रकार की प्रक्रिया अगले चरण में सूची में भी रहेगी। कहने का मतलब है, यदि आपका नाम आ जाता है, आपने जो प्रेफरेंस दिया है वहाँ पे किसी पे भी नाम आ जाता है, और यदि आप सोचते हैं पहली सूची में नाम आई है तो आपने एडमिशन नहीं ले पाया, ठीक है, और वेट किए, तो दूसरी सूची में आपका नाम रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बार डेट खत्म हो गया महाविद्यालय का एडमिशन लेने का, तो उसके बाद आपको फिर से दूसरा काउंसलिंग भरना पड़ेगा। जरूरी नहीं है वहाँ पे आपका नाम जो है अगली सूची में रहेगा। ठीक है, तो इस संशय में मत रहिएगा कि हमारा नाम आया है तो अगली सूची में भी रहेगा उसी कॉलेज में। ठीक है, आपको आवंटन की सूचना जो है एसएमएस के द्वारा भी दी जाएगी। साथ में यदि एसएमएस आपको नहीं मिलती है तो आप अपने लॉगिन में जाकर फिर से आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, एससीईआरटी की साइट पर ही, और वहां से अपना आवंटन देख सकते हैं, उसको प्रिंट निकाल सकते हैं और इस आवंटन पत्र को लेकर आवंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आवंटन में आपका नाम रहेगा, जो लिस्ट रहेगा, उसको भी आपको डाउनलोड करवाना पड़ेगा। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ में लेके जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, जिस कॉलेज में भी आप जा रहे हैं एडमिशन के लिए जाएंगे उस दिन। ठीक है, अस्थायी जो आवंटन पत्र प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित तिथि तक इस आवंटन पत्र व आवश्यक दस्तावेज की मूल प्रति भी ले जाना है, साथ में उसकी छाया प्रति एक फोटोकॉपी भी ले जाना है। आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित जो शुल्क है, वहाँ की जो फीस रहेगी, वो जमा करके निर्धारित तिथि तक प्रवेश ले सकते हैं। यदि प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने पर अभ्यर्थी आवंटन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जो आप फॉर्म फिल किए हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यदि मैच नहीं करती है तो आपको तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। साथ में जो ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेंट किया गया फीस की रसीद अनिवार्यतः प्राप्त करें। ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेंट किया गया फीस की रसीद नहीं होने की स्थिति में आपका प्रवेश अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान देंगे। जो आप पेमेंट करेंगे उसका ऑनलाइन रसीद आपको लेके ही जाना है। पिछले वर्षों में देखा गया है कि महाविद्यालय प्रवेश का प्रति दिवस ऑनलाइन अपडेट नहीं करते हैं, जिसके कारण महाविद्यालय पहुंचकर शुल्क जमा कर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश अंतिम दिवस तक ऑनलाइन अपडेट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को प्रवेश से वंचित होना भी पड़ सकता है। इस कारण अभ्यर्थी अपने प्रवेश को ऑनलाइन अपडेट करना सुनिश्चित करावें। महाविद्यालय ध्यान देवें, इस प्रकार की गलती होने पर उसके विरुद्ध अर्थदंड की कार्यवाही की जाएगी। जो आप स्नातक या स्नातकोत्तर की अपडेट्स वहां पे डालेंगे जानकारियां, वो हूबहू आपका होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में। ठीक है, यदि गलत पाई जाती है तो निरस्त किया जाएगा। बाकी कुछ खास नहीं है दोस्तों। अगले चरण की प्रक्रिया को समझते हैं दोस्तों अब यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 चरणों में होगा। प्रत्येक चरण में केवल एक बार विकल्प फॉर्म जमा किए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहता है तो वह एक बार अपने लॉगिन में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगली सूची में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विकल्प के साथ आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगा तथा इसमें अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा, परंतु दूसरी बार अभ्यर्थी को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी। यदि आप स्वयं जाकर उसको निरस्त करते हैं, सपोज पहले चरण में आपका किसी महाविद्यालय में नाम आ गया है तो एक बार लॉगिन करके आप उसको निरस्त कर सकते हैं। उसका ऑप्शन आपके पास रहता है, अपनी जो चयन है उसको निरस्त कर सकते हैं उस महाविद्यालय से। तब आगे जो सूची निकलेगा उसमें आपके लिए विचार किया जाएगा। हो सकता है आपका नाम वहाँ पे अगली सूची में दूसरे कॉलेज में आपका विचार किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का चयन प्रथम चरण में नहीं हुआ है और वे दिए गए महाविद्यालयों के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को अगले चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। विकल्प फॉर्म कहने का मतलब जो कॉलेज लिस्ट वगैरह कौन कौन से कॉलेज में आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। उनके आवेदन को निःशुल्क दूसरे चरण में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा, परंतु ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते हैं तो वो अपने लॉगिन में जाकर पुनः शुल्क भुगतान कर विकल्प फॉर्म में विकल्प बदलना चाहते हैं तो वे अपने लॉगिन में जाकर पुनः शुल्क
भुगतान कर विकल्प फॉर्म में अपना विकल्प बदल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए शुल्क निर्धारण किया गया है। यदि अभ्यर्थी अपना आवंटन चयन निरस्त कर दिए गए महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तन करना चाहता है या महाविद्यालय का विकल्प बढ़ाना चाहता है तो वह अगले चरण में पुनः आवंटन फॉर्म अपने लॉगिन में जाकर शुल्क के साथ जमा करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में द्वितीय सूची में हुआ था और उसने प्रवेश नहीं लिया है और एक बार अपना चयन निरस्त कराया है तो उसके आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जाएगा। यदि निरस्त नहीं किया है तब की केस में। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार पढ़ेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हो गया। इसलिए अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में हुआ है और वह अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता है और उसने एक बार चयन निरस्त करने सुविधा ले लिया है तो ऐसे अभ्यर्थी को पुनः दूसरे चरण के लिए शुल्क जमा कर विकल्प फॉर्म भरना होगा। जो अभ्यर्थी प्रक्रिया में नॉट रिपोर्टेड या किसी अन्य के कारण से बाहर हो गए हैं वे अगले चरण में दोबारा शुल्क भुगतान कर पंजीयन कराना होगा। यानी कि अगले चरण में आपको कराना ही पड़ेगा। जैसे कि आपका नाम नहीं आया है और अगले चरण अगले काउंसलिंग में आप फिर से अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर से आपको शुल्क लगेगा, यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारी जानकारी है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, पात्रता की शर्तें हैं, चयन सूची कैसे होती है, ठीक है, कहाँ पे लॉक करना है, किस सिचुएशन में नहीं करना है, लॉक करने के बाद आप क्या परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। यदि आप वहाँ पे संतुष्ट नहीं हैं उस महाविद्यालय से तो कैसे आपको निरस्त करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।